Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am here with some of the questions asked in the SSC CGL 2019 exam Tier 2. जैसा कि 28 फरवरी को SSC CGL 2019 Tier 2 की फाइनल आंसर की आने ही वाली है, तो इससे पहले के आंसर की आए मैंने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए ये 5 सवाल लिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे सवाल आए थे और क्या वाकई नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में जो आसान वाला चक्कर चल रहा है वही था या कुछ वैसा नहीं था। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, Rahul invested equal sums of money at compound interest under two schemes A and B. Under scheme A, the interest rate was 10% per annum, and under scheme B, the interest rate was 12% per annum. The compound interest after 2 years on the sum invested in scheme A was rupees 1050. How much is the interest earned under scheme B after 2 years if the interest is compounded annually in both schemes? कहा जा रहा है कि राहुल ने 2 स्कीम में बराबर की धनराशि लगाई। ये 2 स्कीम ए और स्कीम बी उन्होंने नाम दिया है। तो ए स्कीम में उन्होंने 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर धन लगाया और स्कीम बी में 12% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर धन लगाया। कहा जा रहा है कि स्कीम ए में 2 साल के पश्चात उसको 1050 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो पूछा जा रहा है कि 2 साल के बाद स्कीम बी में उसको कितनी ब्याज प्राप्त होगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सवाल पढ़ने में ही काफ़ी बड़ा है, काफ़ी समय निकल जाएगा हमारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें तो। दूसरी बात, इसको अगर हम बुक बेस्ड नॉलेज से फॉर्मूला बेस्ड करें तो भी हमारा बहुत टाइम निकल जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि थिंग्स शुड बी ऑन फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स पे होने का मतलब क्या है, जब 2 स्कीम है, स्कीम ए और स्कीम बी, तो स्कीम ए में कितने प्रतिशत पर है? 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 2 साल में 10% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% पहले साल का और दूसरे साल का 10% प्लस 10% का पिछले साल वाला जो 10% उसका 10% 10%। तो ये हम यहाँ पर 21% प्राप्त कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये 10% पहले साल का है, दूसरे साल का 10% प्लस 10% का 10% यानी 1% मिला के कितना हो गया? 11% हो गया। अब जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल 21% ही तो होगा 2 साल का, और ये 21% उसको प्राप्त हुआ है। और ये 21% कितने के बराबर है? 1050 रुपये के बराबर है। तो 1% बराबर कितने के हो गया? 50 रुपये के। तो 100% बराबर कितने के हो गया? 5000 रुपये के। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि ये जो 100% है प्रिंसिपल वो 5000 रुपये है, यानी दोनों स्कीम में बराबर लगाया उसने। तो आपसे पूछा जा रहा है स्कीम बी में 12% पे उसने लगाया था। तो 12% जब उसका पहले साल का और 12% प्लस 12% का 12% यानी कि 12 में 144, 13.44% मिला के हो गया। तो दोनों साल का कितना हो गया? 25.44% हो गया। अब आपने तो अभी अभी कैलकुलेट किया था 100% 5000 के बराबर है, तो 25% कितने के बराबर हो गया? 1250 रुपये के। अब बचा क्या रह गया? 0.44 पर रह गया। तो 0.44% कितने के बराबर हो जाएगा? इस लिहाज से 22 रुपये के बराबर। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 1272 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसे हम कैसे जल्दी से कर सकते हैं, ऐसे जल्दी से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। The price of a variety of a commodity is rupees 7 per kg and that of another is rupees 12 per kg.
फाइंड द रेशियो इन विच 2 वेराइटीज शुड बी मिक्स सो दैट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज रुपीज 10 पर kg। दो वस्तुएं हैं, कमोडिटी हैं, सामान है, 7 रुपये किलो का एक है और दूसरा 12 रुपये किलो का है। तो पूछा जा रहा है कि उनको कितने अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि जो मिश्रण है वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से हो जाए। तो यह सवाल हमारा प्योरली मिक्सचर एंड एलिगेशन का है और इसमें क्या होता है, एक चीज़ सस्ती होती है, दूसरी महंगी होती है और बीच में क्या होता है, मीन या एवरेज प्राइस होता है और नीचे जो आता है रेशियो वो क्वांटिटी का रेशियो आता है। तो आपको तो यहाँ पे तीनों चीज़ें दी हुई हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। देखिए 7 रुपीज़ पर kg सस्ता वाला, 12 रुपये पर kg महंगे वाला, बीच का भाव 10 रुपये किलो। तो क्या हो गया, यहाँ पर 12 और 10 का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा और 10 और 7 का अंतर कितना आएगा, 3। 2:3 में मिलावट होनी चाहिए। बस हो गया ये सवाल। तो चुटकी का सवाल है, अगर आता है फिंगर टिप पे कॉन्सेप्ट तब, नहीं आता है तो बस उलझे रहना है। An article is listed at ₹7600 and the discount offered is 10%. What additional discount must be given to bring the net selling price to ₹5814? अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 7600 रुपये है और उस पर 10% का बट्टा दिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि उस पर और कितना प्रतिशत अतिरिक्त बट्टा दिया जाए जिससे कि उसका जो विक्रय मूल्य है 5814 रुपये हो जाए। अब इस यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लिस्टेड प्राइस है, ये लिस्टेड प्राइस ही MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है और यही हमारा अंकित मूल्य भी होता है। तो हमें पता है कि जो MRP है अभी यहाँ पर क्या है, 100% कहा जाएगा। अब जब 100% है और 100% 7600 रुपये के बराबर है तो 10% कितने के बराबर हो जाएगा, 760 रुपये के। तो 7600 रुपये में से 760 आप घटा दीजिए तुरंत। जब आप ये घटा देंगे 6840 रुपये आ गया। और अब आपको ये समझना है कि ये 6840 रुपये आया है, ये क्या है, नया मूल्य है। इस पर अब लगेगा जो बट्टा लगेगा आपका, तो इसमें से जो घटाया जाएगा वो 5814 अगर आप घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा वही तो डिस्काउंट होगा। अब आप इसको घटा दीजिए 5814 को। जब आप इसे घटा देंगे ₹1026 आ गया। ये जो अंतर आया है डिस्काउंट का, 1026 रुपये किसका कम हुआ है, ये हुआ है डिस्काउंट का, यानी बट्टे का, जो बट्टा बाद में दिया गया है। अब आपको यहाँ से देखना है कि ये 6840 100% के बराबर था, तो ये 1026 कितने के बराबर होगा। यहाँ से आपने देखा था कि ये 6840 यानी 68.401% के बराबर है। तो आप इसमें कितने का गुणा करें कि 1026 हो जाए, 15 का गुणा कर दीजिए। 15 का गुणा जब आपने इधर किया है तो 15 का ही गुणा इधर कर दीजिए, तो निकल कर वैल्यू आपको 1026 ही मिलेगी। इस प्रकार यहाँ पर जो अतिरिक्त बट्टा दिया जा रहा है वो कितने % दिया जा रहा है, 15% दिया जा रहा है। ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं, बहुत प्रैक्टिस से करने की जरूरत नहीं, जल्दी से हो जाता है अगर प्रैक्टिस में है तो। चलिए अगला सवाल है, ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर इन 5 hours. He traveled partly on foot at the rate of 6 kilometer per hour and partly on bicycle at the rate of 10 kilometer per hour. The distance traveled on foot is what? एक आदमी 42 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। कुछ वो पैदल चलकर करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, और कुछ बाइसिकल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है। तो पूछा जा रहा है कि पैदल चलकर उसने कितनी दूरी तय की। तो ये सवाल भी हमारा है तो DST यानी डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम का है, लेकिन इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के तरीके से बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। एक स्पीड कम रेट वाली है
6 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ज़्यादा वाली है 10 किलोमीटर प्रति घंटे वाली, और मीन यानी एवरेज स्पीड क्या है 42 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा 8.4। जब आप डिफरेंस निकालेंगे 8.4 और 6 का, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2.4। 10 एंड 8.4 का डिफरेंस निकालेंगे आपको मिलेगा 1.6। अब आप देख रहे हैं कि जब दोनों में दशमलव है तो 16/10 एंड 24/10 लिख सकते हैं हम इसको। जब ऐसा कर सकते हैं तो 10 कॉमन हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया 16 एंड 24 रह गया। 16 एंड 24 को हम देख सकते हैं कि 8 से दोनों डिविजिबल हैं, तो 8 2 ज़ा 16 एंड 8 3 ज़ा 24। ये 2:3 हमको किसका अनुपात मिला, ये मिला हमको टाइम का, घंटे का, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे की बात हो रही है। ऊपर किलोमीटर है तो नीचे जो क्या है ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी यानी किसकी है, घंटे की है। अब आपको ये पता है कि ये 3 और 2 5 यूनिट मिला के टोटल टाइम 5 घंटे आ रहा है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगी, 1 घंटे के बराबर। जब 1 घंटे के बराबर आएगी और 2 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 2 एकम 2, यानी 2 ही घंटे है टाइम। 2 घंटे में अब वो जो दूरी तय करेगा तो वो कितनी करेगा, 6 दूनी 12 करेगा, 6 दूनी 12 करेगा, क्योंकि 6 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 1 घंटे में 6 चल रहा है, तो 2 घंटे में कितने चलेगा 12 किलोमीटर हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एन एथलीट रन्स एन 800 मीटर रेस इन 96 सेकेंड्स, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज व्हाट। एक धावक 800 मीटर की दौड़ 96 सेकंड में पूरी करता है, तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में किस दर से ये दूरी तय करेगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये है 800 और ये टाइम कितना है 96 सेकंड। इसको आपको गुणा कर देना। जब हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 गुणा करते हैं। अब जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में गुणा करना है, बदलना है, तो हम कितने गुणा करेंगे 5/18 का उल्टा यानी 18/5 का गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 6 तिया 18, 5 दाई 50, 10 तिया 30, ये आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये सवाल किए 5 सवाल किए हैं। सवाल को हमने पढ़ा भी है, सवाल को समझा भी है और किया भी है, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं जल्दी, ये हमने दिखा दिया है। तो ये प्रैक्टिस वाली बात है। अगर प्रैक्टिस है तो सब कुछ है, प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी तो जो चल रहा है नॉर्मलाइजेशन का चक्कर, अभी तो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर के बाद क्या होगा, टीयर 2 हो गया है, टीयर 3 का भी रिजल्ट आएगा, उसके साथ फिर से एक रिजल्ट आएगा। तो ये तो प्रोसेस कंटिन्यू रहनी है जब तक कि सब कुछ नहीं हो जाता। चलिए धन्यवाद, देखते रहिए, बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को दूर बना के रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।